आज हम पैथोलॉजी रिलेटेड टू हार्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखने से पहले हमें सबसे पहले देखना है कि हार्ट का फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके बारे में हमें आज देखना है। ह्यूमन हार्ट के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले कि डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है। हम्म तो ह्यूमन हार्ट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है बॉडी में। तो एक एक पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले कि वेट कितना होता है। तो वेट ह्यूमन हार्ट का कितना होता है, तो वेट होता है मेल्स में और फीमेल्स में। तो मेल्स में वेट होता है अराउंड 300 से लेके 350 ग्राम्स, और फीमेल्स में प्रेजेंट होता है 250 से लेके 300 ग्राम। ये क्या है, वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। दूसरा चीज, चेम्बर्स कितने प्रेजेंट होते हैं। चेम्बर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। जैसे कि हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 चार चेम्बर्स है। जो पहला राइट साइड का चेम्बर है ऊपर का, उससे हम कहते हैं राइट एट्रियम। इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले चेम्बर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से चेम्बर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो चेम्बर्स होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इधर जो वॉल्स प्रेजेंट हैं, तो एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। एक तो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है और एक तो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। तो जो राइट साइड पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट साइड पे वॉल्व प्रेजेंट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, उसे हम कहते हैं मिट्राल वॉल्व, या फिर हम कहते हैं बाय कस्पिड वॉल्व। हम्म तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। उसके साथ साथ जो पल्मोनरी आर्टरी, ये एक आर्टरी जाता है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो एक स्ट्रक्चर जाता है, इसे हम कहते हैं एओर्टा। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए यहाँ पे भी कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और एओर्टा के ओपनिंग पे भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इसे हम कहते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। सेमी ल्यूनार वॉल्व, जिसमें 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइट साइड का जो वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं, जो राइट साइड पे वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है एओर्टा के पास, उसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। हम्म तो वेट होता है मेल्स में 300 से 350 ग्राम्स, फीमेल्स में 250 से लेके 300 ग्राम। 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बीच में होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट साइड को बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड को बोलते हैं मिट्राल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। सेमी ल्यूनार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड पे जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, एओर्टिक वॉल्व। इसके साथ साथ थिकनेस की बात अगर हम करेंगे, तो वेंट्रिकल्स का थिकनेस, जो वॉल का थिकनेस होता है, ये जो वॉल का यहाँ पे थिकनेस होता है, वो कितना होता है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का अलग अलग होता है।
तो राइट साइड का जो थिकनेस होता है वो होता है 0.3 से लेके 0.5 सेंटीमीटर तक, और लेफ्ट साइड के वॉल मसल का जो थिकनेस होता है वो होता है 1.3 से लेके 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो ज़्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू राइट साइड। इसके साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो राइट एट्रियम में आता है, जिसे हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा, और कुछ नीचे की तरफ से जो आता है इसे हम कहेंगे इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कहेंगे और इंफीरियर वेना केवा कहेंगे। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम बेसिक देखेंगे कि ब्लड का जो फ्लो है उसका ब्लड फ्लो कैसे होता है, मतलब ब्लड फ्लो का पैथोलॉजी क्या है वो देखेंगे। ब्लड फ्लो पैथोलॉजी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में से लाया जाता है, कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से कहाँ पे लाया जाता है, लाते हैं राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर राइट एट्रियम से एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वहां से जो ब्लड आता है वो आता है राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल्स, राइट साइड वेंट्रिकल्स में आता है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वॉल्व्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, तो जाता है वो लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, लंग्स में जाता है। तो लंग्स में क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे जाके क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो कहाँ पे लाया जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो लाया जाता है लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे लाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व होता है, मिट्राल वॉल्व, वहां से लाया जाता है लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल्स, और फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। क्या फिर ये सब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड फ्लो कैसे होता है, तो सबसे पहला पूरे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में लाया जाता है। राइट एट्रियम में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल से होते हुए कहाँ पे ले जाया जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ले जाया जाता है। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेट होता है। ऑक्सीजनेट होने के बाद वो जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से मिट्राल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पंप किया जाता है कहाँ पे, एओर्टा में, और एओर्टा से वो पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई किया जाता है। तो ये चीज के बारे में भी ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि थिकनेस, जो मसल्स होते हैं, जो इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, उसमें लेयर्स कितने कितने प्रेजेंट होते हैं। तो मसल्स ऑफ हार्ट, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर यहाँ का हमने थोड़ा सा मसल लेके अगर उसे जूम किया तो कैसे पता चलेगा हमें, तो सबसे पहला एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। क्या कहेंगे, ये होता है एंडोकार्डियम। इसके बाद जो मिडल लेयर प्रेजेंट होता है, जो मिडल थिक लेयर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम। इसके बाद एक और लेयर प्रेजेंट होता है पतला सा, जिसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। और इसके बाद का जो लेयर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पेरिकार्डियम। तो ये अंदर से बाहर की ओर तक आता है। सबसे अंदर होता है एंडोकार्डियम, उसके बाद होता है मायोकार्डियम, फिर एपिकार्डियम और फिर होता है पेरिकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम होता है, एपिकार्डियम के इनर साइड का लेयर होता है, उसे हम कहते हैं विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के जो अंदर का लेयर होता है उसे हम कहेंगे विसरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। जो उसका आउटर लेयर होता है उसे कहेंगे पैराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। इसके बाद पैराइटल लेयर के बाहर पे एक पतला सा लेयर होता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। और इसके बाहर साइड पे कुछ प्रेजेंट होता है जिसे हम कहेंगे एडिपोस टिश्यू। तो इस तरह से ये लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे अंदर एंडोकार्डियम, उससे थोड़ा बाहर और थिक लेयर होता है मायोकार्डियम, फिर होता है एपिकार्डियम, फिर होता है पेरिकार्डियम। जो विसरल लेयर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियम का और पैराइटल लेयर प्रेजेंट होता है, उसके बीच में स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये कुछ बीच में जो लेयर होता है इसे हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी। तो इस तरह से मसल्स जो है हार्ट के, उसमें इतने सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब लेयर्स में से मायोकार्डियम के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोकार्डियम ज्यादा काम में आता है। तो मायोकार्डियम के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है मायोकार्डियम में। तो मायोकार्डियम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मायोकार्डियम बना कैसा है? तो इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री स्टेरिएटेड मसल्स। इनवॉलेंट्री स्टेरिएटेड मसल से बना है। दूसरा, उसके अंदर बहुत सारा प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो हेल्प करता है चेम्बर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तीसरा, इसमें काफी सारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सार्कोमेर। क्या कहते हैं? सार्कोमेर कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सब यूनिट है हार्ट का। तो सार्कोमेर की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है चेम्बर्स का। तो इसके बारे में थोड़ा जानना हमें जरूरी है। तो सार्कोमेर कुछ इस तरह से होता है। सार्कोमेर अगर हम डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसे हम कहेंगे सार्कोमेर। इसके अंदर दो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। एक तो थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एक तो प्रेजेंट होता है थिक फिलामेंट। तो जो थिक फिलामेंट होता है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं मायोसिन।
और जो थिन फिलामेंट होता है वो पेरिफेरली प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिन। जो थिक फिलामेंट होता है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है, और जो थिन फिलामेंट होता है वो पेरिफेरली प्रेजेंट होता है। तो थिक फिलामेंट को कहते हैं मायोसिन और थिन फिलामेंट को कहते हैं एक्टिन। जब मायोसिन जो है वो एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब वो रिलीज करता है तो रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम किया जाता है। इसमें जो मेन है, हमें एक्टिंग के बारे में थोड़ा सा देखना है। अगर हमने इस जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हमने जूम करके देखा तो हमें एक्टिंग के बारे में कुछ पता चलता है कि जो एक्टिन का लेयर है वो कैसा होता है। तो वो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसा ट्विस्टेड टाइप में प्रेजेंट होता है। एक्टिन्स कुछ इस तरह से ट्विस्टेड टाइप में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जो कि रॉड्स प्रेजेंट होता है, इससे हम कहते हैं ट्रायोमायोसिन। और इसमें काफी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे काफी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। क्या कहते हैं जिसे, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन तीन टाइप के होते हैं, एक ट्रोपोनिन टी होता है, एक ट्रोपोनिन आई होता है, और एक ट्रोपोनिन सी होता है। तो ये सारे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक्टिन्स पे। ये जो एंजाइम्स है या फिर ये जो प्रोटीन्स है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, अगर कभी भी कार्डियक इंजरी होता है, जो आगे हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, कोई भी अगर कार्डियक इंजरी होता है यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा या इस्चेमिया होगा, तो उसमें ट्रोपोनिन का रिलीज होता है बॉडी में, हार्ट में से, और वो बॉडी के ब्लड में ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो इस अगर ट्रोपोनिन टी और आई का लेवल बढ़ा है तो हम इससे कह सकते हैं कि पेशेंट को कोई ना कोई कार्डियक इंजरी हुआ है। तो इसके लिए ये चीज के बारे में जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इतना चीज हमें मायोकार्डियम के बारे में ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। कंडक्टिंग सिस्टम जो हार्ट का है वो कैसे चलता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, तो कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो कंडक्टिंग सिस्टम के लिए जो कंडक्शन होता है इम्पल्सिस का, वो स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो वो स्टार्ट होता है ऐसे नोड से, जिसे हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो ऐसे नोड कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुछ इस पॉइंट पे, यानी कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। कहाँ पे, तो जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में खुलता है वहां पे प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। तो ऐसे नोड से क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है, इसके लिए उसे हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। ऐसे नोड से जो इम्पल्स है वो कहाँ पे जाता है, तो वो जाता है एवी नोड पे। एवी नोड पे जाता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है। तो दो वेंट्रिकल्स के बीच का जगह जो होता है उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो इम्पल्सिस ऐसे नोड से एवी नोड तक आता है, एवी नोड से कहा जाता है बंडल ऑफ हिस, और यहां से कहा जाता है परकिंजिस फाइबर। तो एवी नोड से कुछ इधर से ऐसे जाता है जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, और फिर नीचे जाके वो परकिंजिस फाइबर्स में डिवाइड होता है और कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम में कैसा होता है, ऐसे नोड से इम्पल्स एवी नोड पे जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंजिस फाइबर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। तो ये हो गया शॉर्ट में कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड सप्लाई। जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड किया जाता है, लेकिन
हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से किया जाता है, तो वो सप्लाई किया जाता है कोरोनरी आर्टरी से। तो वो देखेंगे कि कितना कोरोनरी आर्टरीज बॉडी में, हार्ट में प्रेजेंट होता है और वो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। तो ब्लड सप्लाई देखेंगे, ब्लड सप्लाई कहाँ पे, हार्ट के मसल्स में। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का, तो ये है ह्यूमन हार्ट। अगर हम होल देखेंगे ह्यूमन हार्ट, इसको अगर सेक्शन करके देखेंगे तो ऐसा दिखता है, अगर होल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जहाँ पे एओर्टा जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप किया जाता है एओर्टा में, तो एओर्टा के वॉल्व के ओपनिंग के यहाँ से ही दो आर्टरी निकलते हैं जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कहाँ पे, एओर्टिक वॉल्व के थोड़ा सा ऊपर ही, वहां से दो कोरोनरी लेफ्ट और राइट साइड पे निकलते हैं। तो यहाँ से कुछ एक कोरोनरी आर्टरी निकलता है और दूसरा कुछ यहाँ से निकलता है। तो एक हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी और इसे हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसके बाद जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो कैसा होता है, तो वो पीछे की तरफ एक ब्रांच जाता है और एक आगे की तरफ ब्रांच रहता है। तो पीछे की तरफ जो जाता है उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और इसे हम कहेंगे मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी। उसी तरह से जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो डिवाइड होता है, एक आगे की तरफ जाता है और एक पीछे की तरफ जाता है। तो आगे की तरफ जो जाता है उसको बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और जो पीछे की तरफ जाता है उसे हम कहेंगे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये दो आर्टरी कहाँ से आता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। उसके बाद जो एलएडी है वो आगे जाके भी डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं D1 D2, जिसे हम कहेंगे डायगोनल आर्टरी। और LCX भी दो में डिवाइड होता है, M1 M2 में, जिसे हम कहेंगे मार्जिनल आर्टरी। क्या कहेंगे, मार्जिनल आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी है वो कहाँ से, तो एओर्टिक वॉल्व के थोड़ा ऊपर से कोरोनरी आर्टरीज निकलते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं मसल्स ऑफ हार्ट में। दो कोरोनरी आर्टरी होते हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो क्या होता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एक होता है राइट मार्जिनल आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एक होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं डायगोनल्स में, D1 और D2। और जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो दो में डिवाइड होता है, M1 M2 में, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल आर्टरी। और ये सारे मिलके ब्लड सप्लाई करते हैं मसल्स में, हार्ट के मसल्स में। तो कौन कौन सा आर्टरी कौन कौन सी जगह पे ब्लड सप्लाई करता है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि एलएडी, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, वो कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है। तो सबसे पहले एलएडी सप्लाई करता है एपेक्स ऑफ हार्ट। जो एपेक्स है, एपेक्स जो इस साइड पे है, एपेक्स ऑफ हार्ट में सप्लाई करता है। दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि कैसा, एंटीरियर साइड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट करता है।
और थर्ड सप्लाई करता है 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो एलएडी कहाँ कहाँ सप्लाई करता है? तो 3 जगह पे ब्लड सप्लाई करता है, एपेक्स ऑफ हार्ट, एंटीरियर साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा एलसीएक्स देखेंगे हम लोग। तो एलसीएक्स कहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है? तो एलसीएक्स ब्लड सप्लाई करता है लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में, और कुछ लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा सा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड सप्लाई करता है। इसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी देखेंगे। तो राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है? तो ये सप्लाई करता है राइट साइड ऑफ एट्रियम में, और राइट साइड के वेंट्रिकल में ब्लड सप्लाई करता है। 1/3 इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, जो कि ऑलमोस्ट पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करता है, और कुछ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो आरसीए कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है? राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट में, 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और पोस्टीरियर साइड ऑफ, थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। इस तरह से जो 3 मेजर ब्रांचेस होते हैं कोरोनरी आर्टरीज के, वो ब्लड सप्लाई पूरे हार्ट में करते हैं। तो इतना चीज के बारे में हमें पता होना जरूरी है। इसके बाद पैथोलॉजी चालू करने से पहले हमें देखना है कि हार्ट में पैथोलॉजी क्या क्या हो सकता है, मतलब हार्ट में ऐसे कौन कौन से पैथोलॉजी हो सकते हैं। तो देखेंगे हम पैथोलॉजी रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट से रिलेटेड क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकते हैं? तो उसमें कैसा होता है, 6 बेसिक मैकेनिज्म होता है। 6 चीजें हमें देखनी है, 6 बेसिक मैकेनिज्म। हाँ, 6 बेसिक मैकेनिज्म देखना है। तो उसमें सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है फेलियर ऑफ पंप। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का या एट्रियम का, वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो वो एक पैथोलॉजी है जिसे हम कहेंगे फेलियर ऑफ पंप। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो। जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं जा पाता, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तीसरा रीगर्जिटेंट फ्लो। इसके बाद चौथा होता है शंटेड फ्लो। पांचवा होता है इम्पल्स, जो ठीक से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। इम्पल्स कंडक्शन जो डिक्रीज होता है। और लास्ट क्या होता है? तो कोई भी ऐसा जिसमें रप्चर होता है वॉल का, रप्चर ऑफ वॉल या फिर हार्ट मसल्स। तो ये 6 पैथोलॉजी होते हैं रिलेटेड टू हार्ट। सबसे पहले फेलियर ऑफ पंप, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, कोई चीज के रुकावट की वजह से ब्लड आगे की तरफ नहीं जाता है। रीगर्जिटेंट फ्लो का मतलब होता है कि अगर वॉल्स ठीक से क्लोज नहीं होते हैं तो एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं रीगर्जिटेंट फ्लो। चौथा है शंटेड फ्लो।
यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड फ्लो जो जो ब्लड होता है वो एक दूसरे चेम्बर्स में जा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं शंटेड फ्लो। उसके बाद इम्पल्स कंडक्शन, अगर इम्पल्सिस डिक्रीज हो जाता है तो एक पैथोलॉजी होता है, और अगर रप्चर हो जाता है तो होता है। तो फेलियर सबसे हम पहले देखेंगे फेलियर ऑफ पंपिंग में क्या आता है। तो फेलियर ऑफ पंप में आता है दो चीज, एक तो होता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन और एक होता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। फेलियर ऑफ पंप में पंप फेलियर कैसे होता है, तो दो होता है, एक तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं, यानी कि क्या होता है इसमें, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ठीक से नहीं होता। जो ब्लड यहाँ पे आया है उसे पंप किया जाता है तो ही वो आगे की तरफ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन। और दूसरा होता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है, तो जो भी ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स की तरफ आते हैं तो यहाँ का जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पाता ठीक से, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल्स में नहीं आता, तो उसे हम कहेंगे डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन किसे कहेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ठीक से तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन, अगर रिलैक्सेशन नहीं होगा अच्छे से तो हम उसे कहेंगे डायस्टोलिक डिसफंक्शन। ये आता है फेलियर ऑफ पंप में। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, अगर ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है या वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और वहां पे अगर वॉल्स जो है वो स्टेनोसिस प्रेजेंट होंगे, यानी कि वॉल्स प्रॉपरली खुल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, जो ब्लड यहाँ पे होगा वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो किस वजह से हो सकता है, तो हो सकता है एक तो स्टेनोसिस की वजह से और दूसरा एओर्टिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टा में जा रहा है लेकिन एओर्टा ठीक से रिलैक्स नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टेड है, तो क्या होता है यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। इसके बाद रीगर्जिटेंट फ्लो। रीगर्जिटेंट फ्लो का मतलब क्या होता है, तो बैकवर्ड फ्लो आने लगता है ब्लड का। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया है एओर्टा में या राइट वेंट्रिकल से पंप किया है पल्मोनरी आर्टरी में और वॉल्व जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो फिर से ग्रेविटी के थ्रू कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, जिसे हम कहेंगे रीगर्जिटेंट फ्लो। इसके बाद शंटेड फ्लो। तो शंटेड फ्लो में क्या होता है कि जैसे कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में कोई मसल डिफॉर्मिटीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पाथ हो जाता है। पाथ होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते, कुछ ब्लड यहाँ से वहां फ्लो कर सकता है, कुछ यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आ सकता है। तो ये जो चीज होता है इसे हम क्या कहते हैं, शंटेड फ्लो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स होने लगते हैं। तो ये जो डिफॉर्मिटीज होता है ये हमें कंजेनाइटल बचपन से देखने को ज्यादातर मिलता है, तो इसे हम कहते हैं शंटेड फ्लो। उसके बाद इम्पल्स कंडक्शन का कम होना। तो इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है, इरेग्युलर होने लगता है या फिर ब्लॉक हो जाता है इम्पल्सिस। जो इम्पल्सिस ऐसे नोड से आता है वो एवी नोड तक नहीं पहुंच पाता या फिर आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, तो या फिर वो ब्लॉक हो जाता है, और या फिर ऐसे नोड से इम्पल्सिस ठीक से नहीं निकलते हैं, तो ये कंडीशन को हम कहते हैं अरेदमिया। क्या कहते हैं, अरेदमियास कहते हैं। तो इम्पल्स कंडक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो भी वो एक टाइप का पैथोलॉजी है रिलेटेड टू हार्ट। और लास्ट है रप्चर ऑफ वॉल्व या फिर हार्ट मसल। तो वॉल्व रप्चर हो जाना, मिसप्लेस हो जाना, टूट जाना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से लगने के बाद, गन शॉट होने के बाद मसल्स जो है वो रप्चर हो जाते हैं,
तो वो भी एक टाइप का डिफॉर्मिटी है, या फिर हम कह सकते हैं पैथोलॉजी है। उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से जो सर्कुलेशन है हार्ट का, वो सर्कुलेशन कम हो जाएगा। सर्कुलेशन कम होने की वजह से या फिर ओपन वुंड होने के वजह से वहां पे ब्लड लॉस होने लगेगा। ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा और पेशेंट का डेथ हो जाएगा। हम्म, तो ये भी एक टाइप का पैथोलॉजी है। तो ये 6 बेसिक पैथोलॉजी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक तो फेलियर ऑफ पंप, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, एक रीगर्जिटेंट फ्लो, शंटेड फ्लो, डिक्रीज्ड इंपल्स कंडक्शन और रप्चर ऑफ वॉल्व या फिर हार्ट मसल।